खुदगर्ज जिंदगी का भरोसा कहाँ, भरोसा करोगे विफल जाएगा। आज दुनिया है अपनी चमन लूट लो, कल चपल जिंदगी का रंग उतर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आपका दोस्त अवधेश मिश्रा आपके YouTube प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम में फिर हाजिर हो गया है। आपके आगामी परीक्षा जो उत्तर प्रदेश की पुनर्परीक्षा होने वाली है, जो 23 अगस्त से प्रारंभ हो रही है, उस परीक्षा को मद्देनज़र आपको हिंदी का क्लास प्रोवाइड किया जा रहा है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जो कैप्सूल की तरह ट्रिकी क्लास चल रहा है। अगर आपने एक वीडियो अच्छे से देख लिया तो आपका वो टॉपिक आजीवन तैयार हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, आज का हमारा जो क्लास है वो बहुत ही बेहतरीन क्लास है। अगर आपने ये क्लास अच्छे से देखा तो फिर आपको इस टॉपिक पर कभी भी किसी भी प्रश्न में गलतियां होने की संभावना नहीं रहेगी। आज का हमारा क्लास है समास। इस टॉपिक पर बात करूंगा मैं। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो कि हिंदी में लगता तो बहुत आसान है कि हमारा जो कोई भी शब्द देगा हम समास पहचान जाएंगे, हम समास विग्रह कर जाएंगे, है ना। लेकिन देखने में जितना आसान लगता है उतना आसान ये होता नहीं है। इसलिए जब तक हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक हम इसके बारे में नहीं बता सकते। तो आज हमारा जो ये क्लास है, इस सेशन में हम बात करने चल रहे हैं अपने समास पर। समास होता क्या है, इस पर भी प्रश्न पूछा हुआ है। कई परीक्षाओं में पूछा हुआ है कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या है, समास क्या होता है। तो बहुत सारे बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि समास आखिरकार होता क्या है, समास कहते किसको है। तो समास का क्या शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों, ये जान लो। समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। क्या होता है? संक्षिप्तीकरण। ये संक्षिप्तीकरण क्या होता है? संक्षिप्तीकरण होता है छोटा स्वरूप, यानी कि एक बड़े वाक्यांश को हमने जो है छोटा कर दिया। और वो छोटा किया कैसे जाता है ये मैं आपको बता रहा हूं। जैसे मान लो कि लिख दिया राजा का महल, राजा का महल, ये इतना बड़ा हमारे पास वाक्यांश हो गया, राजा का महल। ठीक, अब हम क्या करते हैं कि इसमें से ये बीच का ये जो पद है हमने इसको हटा दिया। राजा में आ की मात्रा में हमने विकार यानी परिवर्तन ला दिया और इसे हमने इस पद को और इस पद को जोड़कर हमने एक शब्द बना दिया राजमहल। तो अब आपने क्या देखा? आपने देखा कि इतने बड़े वाक्यांश का संक्षिप्तीकरण हमने करके इसको एक हमने शब्द में ला दिया, राजमहल लिख दिया। अब ये जो राजमहल हमने लिखा, इसमें ये वाला जो पद है और ये वाला जो पद है, ये क्या कहलाता है? यानी कि हम जब कभी भी वाक्यांशों का संक्षिप्तीकरण करते हैं, यानी छोटा स्वरूप हम उसका लाते हैं, तो उसमें जो पहला शब्द है जो कि दूसरे शब्द से जुड़ता है और बीच का विकार उसमें उत्पन्न होता है, यानी बीच के पद उसके हटते हैं, उसमें जो है ये जो पहला पद आपका दिखाई दे रहा है, इस पहले पद को कहा जाता है पूर्व पद। क्या कहा जाता है? पूर्व पद कहा जाता है। उसके बाद ये जो दूसरा पद है इसको कहा जाता है उत्तर पद। यानी पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर ये जो पद बना है, इस पद को कहा जाता है सामासिक पद। क्या बोला जाता है? सामासिक पद बोलते हैं इसको, है ना। यानी पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर हमने जो है वाक्यांश का छोटा स्वरूप तैयार कर दिया, जिसको कहा जाता है सामासिक पद। अब ऐसे ही शब्दों को हमारे सामने पूछता है कि कौन सा समास है या इसका समास विग्रह कर जाओ। तो समास कितने तरीके से होते हैं, समास के होने का कितना तरीका होता है, समास के कितने भेद होते हैं, इन भेद को भी याद रखना। मैंने यहाँ पर आपके सामने लिखा है, एक होता है अव्ययी भाव समास, एक होता है तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 प्रकार से संक्षिप्तीकरण हम करते हैं। 6 प्रकार से शब्दों का छोटा स्वरूप तैयार किया जाता है।
पूर्व पद और उत्तर पद को मिलाकर। अब पूर्व पद किस प्रकार का शब्द है, उत्तर पद किस प्रकार का शब्द है, इसको ध्यान में रखते हुए ये समास के 6 भेद जो है बांटे गए हैं। अब एक एक समास को हम उठाएंगे और आपके सामने ट्रिक और कॉन्सेप्ट के माध्यम से समझाएंगे कि कैसे पहचान पाएंगे आप कि कौन से शब्द में कौन सा समास है, कैसे पहचान पाएंगे आप कि कौन से शब्द का समास विग्रह किस प्रकार से किया जाता है। जिसमें सबसे पहले हम बात करने चल रहे हैं किसका, हम बात करने चल रहे हैं अव्ययी भाव समास का। किसका बात करेंगे हम, अव्ययी भाव समास की बात करेंगे। ये जो पहला आपको दिखाई दे रहा अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास को बच्चों याद रखने के लिए आपको एक चीज याद रखना है कि अव्ययी भाव समास जो बना हुआ है वह एक शब्द से बना, अव्यय। और ये अव्यय क्या होता है, इसी अव्यय से अव्ययी भाव समास बना हुआ है। तो अव्यय होता क्या है इसके बारे में जरा समझो। अव्यय वो शब्द होते हैं जिसका कि हिंदी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। हिंदी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। जिन शब्दों का, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। उन्हीं शब्दों को क्या कहा जाता है, हिंदी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होने वाले शब्द। क्या, जिनका जो है हिंदी भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, उन्हीं को कहा जाता है अव्यय। जैसे मैंने अगर आपसे पूछ लिया कि भाई जरा मुझे बताओ कि ये प्रतिशब्द, ये शब्द क्या होते हैं, या मैंने कह दिया भाई भर, ये शब्द क्या होते हैं, जरा मुझे समझाइए कि ये प्रति शब्द क्या है, ये भर शब्द क्या है। या मैंने कहा अभी बताओ ये अभी शब्द क्या है। इनका जो है हिंदी भाषा में कभी अकेले प्रयोग कर पाओगे, कभी भी नहीं कर पाओगे। जब किसी अव्यय शब्द को, ये अव्यय शब्द है हमारे, जब किसी अव्यय शब्द को किसी सार्थक उत्तर पद के साथ जोड़कर एक शब्द बनाते हैं हम, जैसे शब्द हमारे पास क्या आ गया, हमने एक शब्द एक बना दिया प्रतिदिन। अब जरा इस प्रतिदिन को देखो, या हमने जो है एक शब्द बना दिया भर पेट, ठीक है ना। अब हमने जो है अगर आपसे पूछा कि ये प्रतिदिन से प्रति निकाल दो और दिन निकाल दो, तो आप क्या देख रहे हो, दिन तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन इस शब्द का जो पूर्व पद है यानी पहले वाला जो शब्द है वो क्या है, वो एक अव्यय है। वो क्या है, एक अव्यय है। ऐसे ही भर पेट में से अगर हम इसका समास विग्रह कर दें भर पेट, तो आप क्या देख रहे हो, पेट तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन ये भर शब्द क्या है, ये है एक हमारा अव्यय। ठीक, तो आप इन शब्द को देखो जरा, अगर आपके सामने अव्ययी भाव समास के शब्द होंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो पहला वाला पद है यानी जो पूर्व पद है, उस पद में कोई ऐसा शब्द होगा जो हिंदी भाषा में अकेले यानी स्वतंत्र प्रयोग हो ही नहीं सकता। यानी वो पूर्व पद हमारा क्या होगा, अव्यय होगा। अगर कोई ऐसा जो है सामासिक पद नजर आ रहा है जिसका पूर्व पद एक अव्यय हो और उस पूर्व पद अव्यय शब्द को उत्तर पद के साथ जोड़कर एक संक्षिप्त शब्द तैयार किया जा रहा हो, एक संक्षिप्त सामासिक पद तैयार किया जा रहा हो, तो हम उसे कहेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास को कैसे समझा कि अगर किसी शब्द के पूर्व पद में कोई अव्यय शब्द हो, अव्यय शब्द यानी जिनका स्वतंत्र प्रयोग हम नहीं कर सकते, उन्हीं शब्दों को हम क्या कहेंगे, अव्यय शब्द कहेंगे, जो कि किसी भी उत्तर पद के साथ जुड़कर शब्द का निर्माण करता है। तो प्रतिदिन, भरपेट या आजीवन, अगर आजीवन शब्द हमने लिखा तो आजीवन में अगर इसका समास विग्रह करेंगे तो आ
और प्लस आ जाएगा जीवन। तो जीवन तो एक सार्थक शब्द है, लेकिन इसमें क्या जुड़ गया है पूर्व में, पहले जुड़ गया इसका अव्यय। तो ऐसे शब्द, ऐसे समासिक पद जिसके पूर्व पद में कोई अव्यय हो, वह हमारा अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो ऐसे शब्दों को तो पूर्व पद में पहचान लीजिएगा आप, कि कोई भी शब्द ऐसा दिया हो तो पूर्व पद में अगर अव्यय होगा तो वो क्या होगा, हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक। अब इसके अलावा भी प्यारे बच्चों आपको बताऊं कि कुछ ऐसे भी शब्द देते हैं जो अव्ययी भाव समास होते हैं, लेकिन उसमें पूर्व पद हमारा अव्यय नहीं होता। अव्ययी भाव समास में दो परिभाषिक शब्दावली है, या तो किसी समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो तो वहां अव्ययी भाव समास होगा, या फिर कोई ऐसा समासिक पद हमारे सामने हो जिसमें दोनों पद, यानी कि जैसे कह दिया आपके सामने कि भाई साथ साथ में कौन सा समास है, या बोला हर हर में कौन सा समास है, या कह दिया बारंबार में कौन सा समास है, या कह दिया एकाएक में कौन सा समास है। जरा इन शब्दों को बच्चों देखो, ये ऐसे शब्द हमारे दिख रहे हैं जिसमें पूर्व पद और उत्तर पद एक ही शब्द की पुनरावृत्ति नजर आ रही है, यानी एक ही शब्द पूर्व पद में भी है और एक ही शब्द हमारा उत्तर पद में भी है। दोनों पदों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति है। और जब प्यारे बच्चों कोई ऐसा समासिक पद दिया हो जिसके दोनों पदों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होती है, तो वहां पर भी अव्ययी भाव समास ही होता है। यानी अव्ययी भाव समास की दो शब्दावली है, या तो किसी समासिक पद का पूर्व पद अव्यय हो, और या फिर दोनों पदों में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति हो। ऐसे शब्दों को हम अव्ययी भाव समास के अंतर्गत रखते हैं। ठीक, अव्ययी भाव समास समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा समास हमारे सामने है तत्पुरुष समास। सारा कॉन्सेप्ट बस समझाते जा रहा हूं, आपको ट्रिक बताते जा रहा हूं कि कैसे पहचान में आपको आएगा। अब तत्पुरुष समास क्या होता है जरा समझना। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं? ठीक है, आते हैं आगे। तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास को समझना बहुत आसान है, लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तब। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर है तो नहीं आएगा। अब आपको समझिए कि तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास को जानने के लिए आपको कारक के चिन्ह मालूम होने चाहिए। किसके चिन्ह मालूम होने चाहिए? कारक के चिन्ह। अगर कारक के चिन्ह आपको मालूम है तो आप बहुत आराम से जो है तत्पुरुष समास को बता लेंगे। कारक के चिन्ह कितने होते हैं? पिछले पुलिस के एग्जाम में पूछा था कारक के भेद बताओ, तो कारक 8 होते हैं, याद रखना। ठीक है, क्या होता है? कर्ता, ने, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? ने। कर्म का चिन्ह क्या होता है? को। करण, इसका चिन्ह क्या होता है? से। संप्रदान, इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए। अपादान, इसका चिन्ह होता है से। अलगाव वाला, ये ध्यान रखना, से 2 जगहों पर आता है कारक के चिन्हों में। एक तो आता है अपादान में से कारक का चिन्ह, और एक आता है करण में। तो यहाँ करण में तो साथ में जोड़ने वाला से आता है, और अपादान में अलग करने के लिए आता है। उसके बाद होता है अधिकरण। अधिकरण कारक होता है जिसका चिन्ह होता है में और पर। फिर संबंध कारक जिसका चिन्ह होता है का, के, की।
उसके बाद होता है हमारा संबोधन, जिसका चिन्ह होता है हे, हो, हरे, इस तरीके से। तो ये हमारे जो है कारक के चिन्ह आपको दिख रहे हैं। अब जरा समझो, इन कारक के चिन्हों का संबंध तत्पुरुष समास से क्या है। तत्पुरुष समास क्या कहता है? तत्पुरुष समास कहता है कि अगर कोई ऐसा वाक्यांश है जिसमें जो है पूर्व पद और उत्तर पद के बीच कोई कारक का चिन्ह अगर आता है, तो हम उसका संक्षिप्तीकरण करने के लिए उनके बीच से, यानी पूर्व पद और उत्तर पद के बीच से इन कारक के चिन्हों को हटा देते हैं। और जब कारक के चिन्हों को हटाकर शब्द का संक्षिप्तीकरण करना पड़े तो हम उसे कहते हैं तत्पुरुष समास। और जरा समझिएगा, तत्पुरुष समास में दो कारक के चिन्ह नहीं आते, एक कर्ता कारक नहीं आता और दूसरा संबोधन कारक नहीं आता। यानी कि 6 जो ये बीच के नजर आ रहे हैं, ये हमारे कारक के चिन्ह तत्पुरुष समास में आते हैं, है ना। और जिस कारक के चिन्ह को हमें हटाना पड़ता है तत्पुरुष समास में, उसी कारक के नाम पर तत्पुरुष समास के 6 भेद भी होते हैं। यानी कि अगर तत्पुरुष समास के अंदर कारक के चिन्हों के आधार पर अगर भेद पूछता है, तो फिर आपको इसके अंदर ये कारक के चिन्ह मालूम होने चाहिए। जैसे मान लो कि कोई ऐसा शब्द है जिसका संक्षिप्तीकरण करने के लिए हमें कारक का चिन्ह को हटाना पड़े। जैसे एक शब्द दिया, गगन को चूमने वाला, गगन को चूमने वाला। अब गगन को चूमने वाला, अब हमने जब इस शब्द का संक्षिप्तीकरण किया तो आप देख रहे हो कि हमने ये पूर्व पद गगन और चूमने वाला उत्तर पद, इसके बीच से हमने ये कारक का चिन्ह को हटा दिया और शब्द बना दिया गगन चुंबी। अब अगर हमसे पूछे कि गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो हमने कारक का चिन्ह हटाया है, तो इसलिए गगन चुंबी में तत्पुरुष समास है। लेकिन हमसे अगर ये पूछ दे कि गगन चुंबी में कौन सा तत्पुरुष है, तो हमें देखना है कि हमने किस कारक के चिन्ह को हटाया है। हमने हटाया है को। अब आप देखो ये को कौन सा कारक का चिन्ह है? कर्म कारक का। यानी गगन चुंबी में कौन सा तत्पुरुष हुआ? कर्म तत्पुरुष हुआ। कौन सा तत्पुरुष? कर्म तत्पुरुष। ठीक, ये समझ में आ गया। अगर मान लो कहीं पर साथ में जोड़ने के लिए से कारक का चिन्ह दिया है और हमें उसका संक्षिप्तीकरण करने में से को हटाना पड़े, साथ में जोड़ने के लिए आया हो, जैसे शब्द आ गया कर्मपूर्ण और कह दिया कि, जैसे शब्द दिया है हमारे सामने कि कर्म से भरा हुआ, जैसे दे दिया कि कर्म से पूर्ण। अब ये शब्द दे दिया और हमने क्या किया, इसका संक्षिप्तीकरण कर्म और पूर्ण को जोड़ा और बीच से हमने से हटा दिया। अब ये से देखिए कर्म को जोड़ा हुआ है, यानी से साथ में जोड़ने के लिए आया है। अब हमने इस से को हटाकर शब्द बना दिया कर्म पूर्ण। तो ये कर्म पूर्ण किस प्रकार का शब्द हुआ भाई? सामासिक पद है। हमने जो है इस सामासिक पद को बनाने के लिए ये साथ में जोड़ने वाला से हटा दिया, यानी कि हमने जो है करण कारक वाले चिन्ह को हटा दिया। तो कर्म पूर्ण में कौन सा हमारा जो है तत्पुरुष हुआ? करण तत्पुरुष। कौन सा तत्पुरुष? करण तत्पुरुष। याद रखिएगा, जिस प्रकार का कारक का चिन्ह हटेगा उसी कारक के चिन्ह पर तत्पुरुष समास का नाम पड़ेगा। ठीक है। अब मान लो कि हमारे सामने शब्द दे दिया कि प्रयोग के लिए शाला, प्रयोग के लिए शाला। अब यहां पर यह शब्द दिया, हमने अगर इसका संक्षिप्तीकरण किया तो आप देख रहे हो कि उसके बीच से हम ये
के लिए कारक का चिन्ह हटाकर और हमने इसका सामासिक पद बना दिया प्रयोगशाला। अब इस प्रयोगशाला शब्द को बनने में हमने किस कारक के चिन्ह को हटाया है? के लिए हटाया है। अब ये के लिए कौन से कारक का चिन्ह है? संप्रदान कारक। तो प्रयोगशाला में कौन सा तत्पुरुष हुआ? संप्रदान तत्पुरुष हुआ। कौन सा तत्पुरुष? संप्रदान तत्पुरुष। ये बात समझ में आया बच्चों? अब आगे चलते हैं। मान लो कि अलग करने के लिए कारक का चिन्ह से आया है, ठीक? जैसे मैंने कहा कि भाई कर्म से हीन, कर्म से हीन, ये हमारा शब्द है कर्म से हीन, और इसका संक्षिप्तीकरण हमें करना है। तो इसका संक्षिप्तीकरण जब हम करेंगे तो आप देख रहे हो कि ये पूर्व पद कर्म और हीन उत्तर पद है, इसके बीच से हमें ये से हटाना है। अब ये से कौन सा कारक का चिन्ह है? ये तो से कर्म को हटाया है, तभी तो कर्म ही नहीं आया, ठीक? तो यहां पे ये से जो है हमारा, ये अपादान कारक है। कौन सा कारक है? अपादान कारक। और इससे जो हमने समासिक पद बनाया वो बनाया कर्महीन। तो ये कर्महीन कौन से तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा? जो कारक का चिन्ह हटा है उसी कारक के चिन्ह के आधार पर आएगा। यानी से हटा है अलगाव वाला, तो यानी कर्महीन में अपादान तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? अपादान तत्पुरुष। एक एक तत्पुरुष को समझते जाइएगा, ठीक है ना? अब मान लो कोई ऐसा सामासिक पद है जिसका संक्षिप्तीकरण करने में हमें कारक का चिन्ह में या पर हटाना पड़े। जैसे मान लो शब्द दे दिया आप बीती, आप बीती दे दिया। अब ये शब्द संक्षिप्त करने में हमें क्या करना पड़ा? हमें आप पर बीती, यही शब्द रहा, यह वाक्यांश रहा हमारा, आप पर बीती। तो आप पर बीती ये जो पूर्व पद है और ये जो उत्तर पद है, उसका संक्षिप्तीकरण करने के लिए हमने पर हटा दिया। और ये जो पर हमने हटाया, तो ये पर में और पर कौन से कारक के चिन्ह के अंतर्गत आते हैं? अधिकरण कारक के चिन्ह के अंतर्गत आते हैं। तो आप बीती में कौन सा तत्पुरुष हो गया? अधिकरण तत्पुरुष हो गया। जो कारक का चिन्ह हटेगा उसी कारक के नाम पर जो है हमारा नाम पड़ जाएगा तत्पुरुष का। आप बीती में अधिकरण तत्पुरुष। समझ में आया? अब जरा समझो, अगर कोई ऐसा समासिक पद है जिसमें जो है पूर्व पद और उत्तर पद के बीच से का के की हटाना पड़े। जैसे मान लो कि कोई ऐसा समासिक पद है, मैंने कहा राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। अब हमने यहां पूर्व पद राजा और उत्तर पद पुत्र में से हमने उनके बीच से ये कारक का चिन्ह का हटा दिया और राजा में आ की मात्रा का विकार उत्पन्न कर दिया और ये शब्द बन गया राजपुत्र। अब राजपुत्र समासिक पद बनने में हमने कौन से कारक के चिन्ह को हटाया है? का। अब ये का के की कौन से कारक के अंतर्गत आते हैं? संबंध कारक के अंतर्गत आते हैं। यानी कि अगर राजपुत्र में हमसे पूछे कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इसमें हमारा संबंध तत्पुरुष है। कौन सा तत्पुरुष है? संबंध तत्पुरुष। यानी जो भी कारक का चिन्ह समासिक पद बनने में, जो भी कारक का चिन्ह पूर्व पद और उत्तर पद के बीच से हटता है, उसी कारक के नाम पर हमारा 6 तत्पुरुष समास होते हैं। यानी अव्ययी भाव समास के कॉन्सेप्ट को आपने समझा। तत्पुरुष समास में कारक के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास कितने होते हैं और कैसे उनको हम पहचान पाएंगे कि कौन सा तत्पुरुष है, हम इस वीडियो में आपको अव्ययी भाव समास और तत्पुरुष समास में कारक के चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास की व्याख्या की। अभी तत्पुरुष समास के 4 उपभेद होते हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे, और आशा करते हैं कि अगर आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट देखा होगा
तो पहचानने का तरीका तो आपको अभी से आ जाएगा कि अव्ययी भाव समास कहां होगा, और ये तत्पुरुष समास जो हमने बताया वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने ध्यान से इस वीडियो को देखा तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। समास के हम 2 या 3 वीडियोस लेकर आएंगे आपके सामने, क्योंकि समास बड़ा होता है, 6 सेक्शंस इसमें होते हैं, अभी उसके अंदर भी होते हैं। तत्पुरुष समास में ही अभी 4 उपभेद हैं। वो 4 उपभेदों से जब प्रश्न आते हैं तो हमारे विद्यार्थियों के लिए बड़ी मुसीबत हो जाती है। क्यों? क्योंकि ज़्यादातर हमने देखा है कक्षाओं में कि तत्पुरुष समास में यही कारक के चिन्हों के आधार पर ही तत्पुरुष समास पढ़ा दिया और कह दिया तत्पुरुष समास खत्म हो गया। अरे प्यारे बच्चों, तत्पुरुष समास के 4 उपभेद भी होते हैं, और उन 4 उपभेदों से जब प्रश्न आता है तो विद्यार्थी तो समझ में ही नहीं पाता कि भैया ये तत्पुरुष समास कहां से आ गया, इसको तो पहली बार सुना हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर बने रहेंगे तो आपको अगले एपिसोड में, नेक्स्ट वीडियो में आपको उन सारे प्रश्नों को हम बताएंगे, उन सारे समास के कॉन्सेप्ट को समझाएंगे जो परीक्षा में आने के बाद आपको समस्या उत्पन्न करता है। लेकिन अगर हमने हमारे समास के सारे वीडियोस को अगर आपने देखा तो आपको ये समस्या अब झेलना नहीं होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, आपका ये YouTube प्लेटफॉर्म इंडिविजुअल क्लासेस बाय प्रमोद सर एंड टीम आपके लिए अनवरत लगा हुआ है। आप अपने हौसला अफजाई रखिएगा और हमारा भी हौसला अफजाई करते रहिएगा। हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। हम अनवरत आपके लिए रोज प्रतिदिन हिंदी की क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे, ये हमारा वादा है। जय हिंद, जय भारत।